तो बेटा आज क्या है कि अब हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 13 सितंबर को आपका बीपीएससी का एग्जाम है। तो जो पेपर है ना बेटा, वो 1 महीने पहले सेटअप कर दिया जाता है। प्रीलिम्स का मैं बता रही हूँ, तकरीबन 1 महीने पहले बना दिया जाता है। तो अगर 13 सितंबर को है एग्जाम, तो याद रखिएगा 13 से 15 या 16 अगस्त तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद की बहुत ही रेयर चांस है कि पूछी जाए, बहुत ही रेयर, क्योंकि पेपर सेट हो चुका है बेटा। ओके, प्रीलिम्स का पेपर सेट हो चुका है, 1 महीने पहले ही पेपर सेट कर लिया जाता है। इसलिए अब आप लोगों को आज से मैं एनवायरमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एनवायरमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और खासतौर पे बिहार का मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको मैंने लिख के रखा है कि अभी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बीपीएससी में, मैं बिहार पीसेस का ही बता रही हूँ बेटा, कि बिहार में वल्चर कंजर्वेशन प्लान, ये मैंने बहुत बार बेटा करंट अफेयर्स में बात बताई थी, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ गया था कि बिहार में वल्चर कंजर्वेशन प्लान जो है कहां पर स्टार्ट किया गया है। इसका सही आंसर था वाल्मीकि बाघ संरक्षण, या जो भी बोले, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी है प्लस एनवायरमेंट का भी है। उसी तरीके से बेटा ये पूछा गया था कि सही मैच आपको करना है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 में से पूछा गया था कि कौन सा मैच सही है। यहाँ पे एक साइड लिखा हुआ था डियर, मतलब हिरण, ठीक है, कि डियर, क्या ये प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर बेटा वो होता है जो, ये देखिए, जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था क्या एक लेपर्ड, ठीक है, तेंदुआ जिसको हम कहते हैं, तेंदुआ, क्या ये तेंदुआ, क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब प्रथम उपभोक्ता है? प्रथम उपभोक्ता बेटा वो होता है जो कि उस पे डिपेंड होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। अपना खाना खुद बनाने वाले को प्रोड्यूसर कहते हैं बेटा, और जो इन पे डिपेंड होता है इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा के जिंदा रहता है उसको द्वितीय उपभोक्ता या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, है ना। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था कि क्या घास सेकेंडरी कंज्यूमर है या फिर बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, हम बोलते हैं ना कि यार उसकी गट में बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया डीकम्पोजर है? डीकम्पोजर मतलब जो लाश होती है बेटा, भले ही वो पत्ता हो, भले ही वो जानवर हो, भले ही वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, भले ही कोई इंसान हो, भले ही वो कोई पक्षी हो, ठीक है, जब भी वो मर जाता है तो वो एक लाश ही होता है। ठीक है, जो डेड बॉडी को खा के जिंदा रहता है उसको डिकम्पोजर कहते हैं बेटा। तो इनमें से ये पूछा गया था, इन चारों ऑप्शन में से, कि सही ऑप्शन बताएं कि कौन सा है। ये सारा बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है जो पिछले साल आया है बेटा। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर होता है, ये बिल्कुल सही आंसर था। देखिए मैंने बोला पहला प्रोड्यूसर कौन होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है। तो ये मतलब हिरण अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि हिरण जो है वो घास को खा के जिंदा रहता है। घास जो है वो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाती है, इसलिए घास जो है वो प्रोड्यूसर हुई, और हिरण जो हुआ जो कि प्रोड्यूसर को खाता है, मतलब हिरण जो है घास को खा के जिंदा रहता है, तो ये प्राइमरी उपभोक्ता हुआ, प्रथम उपभोक्ता हुआ। और हिरण को खा के, ठीक है, लेपर्ड जिंदा रहता है, या फिर हम बोले हिरण को तेंदुआ खाता है, इसलिए ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत थे, एक ही ऑप्शन सही था, वो है बैक्टीरिया वाला। ऐसे ही बेटा यही है, अगर हम देखें बिहार पीसीएस का जो ये एग्जाम है TRE 4.0, उसमें भी बेटा ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इन तीनों का मतलब क्या होता है,
ये सारे क्वेश्चंस बेटा अगर आप देखें तो बिहार पीसीएस के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं और पिछले साल भी पूछे गए, इसलिए एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है। आज मान लीजिए 10 सितंबर तक मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, 10 सितंबर तक मैं पूरा शंकर आईएएस, देखिए शंकर आईएएस बेटा जो है इसको हम बोलते हैं कि ये पर्यावरण जो है अपना एनवायरमेंट जो है उसका बाइबल है, ठीक है। बाइबल बोले, कुरान बोले, गीता बोले, आप जो बोलना चाहे बोले, मतलब सबसे बढ़िया किताब पर्यावरण पढ़ने की वो है शंकर आईएएस की, ठीक है। लेकिन बस एक ही दिक्कत आती है बेटा बच्चों को, जिसकी वजह से यूपीएससी में भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक जो है जो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो अच्छी किताबें हैं यूपीएससी की वो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। शंकर आईएएस बेटा एनवायरमेंट की बेस्ट किताब है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बल्कि बोलूंगी, ये इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया। आज वाला जो लेक्चर है बेटा मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरे घर पे थोड़े इन लॉज के साइड थोड़े ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तो मैं हॉस्पिटल में ही बिजी थी उनके लिए, तो मैं पूरी स्लाइड हिंदी में जो है नहीं कन्वर्ट कर पाई हूँ। इंपॉर्टेंट वर्ड सारे लेके कन्वर्टेड है और जो जो चीजें हैं डेफिनेशन वो सारी हिंदी में है, ठीक है। बस कोई चीज इंग्लिश में ही रह गई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, तो वो मैं आज आपको दे दूंगी, लेकिन कल से पूरा 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अब आप देखिए एनवायरमेंट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शंकर आईएएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकर आईएएस हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे एनवायरमेंट पढ़ ही नहीं पाते हैं। और यूपीएससी में तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के बेटा 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, दोनों का मैं बोल रही हूँ मिला के, क्योंकि दोनों ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मतलब भूगोल और पर्यावरण दोनों भाई बहन बहन जो भी आपको बोलना है इस टाइप के रिलेशंस में है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ा है इससे पहले, कभी खुद से पढ़ा है? हेलो रविराज, कभी खुद से पढ़ा है एनवायरमेंट आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा है आज, हाँ ना भी नहीं दे रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, मैं बस पढ़ाती जाती हूँ आज, ठीक है। पहले बेटा हमें ये देखना है पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी, ये क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा सुना है इकोलॉजी, है ना, ये सब पढ़ते रहते हैं। पहले आपको ना इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। पहले आप देखिए ये जो है इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है बेटा, ठीक है, ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसको ओइकस कहते हैं। ओइकस मतलब घर या फिर एक ऐसी जगह जहां पे, ठीक है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित लोग हैं वो लोग रहते हैं, भले ही वो पेड़ पौधे हों, भले ही वो जानवर हो, भले ही वो कीड़े मकोड़े हों, भले ही वो माइक्रोब्स हो, भले ही वो इंसान हो, कोई भी जीव जंतु जो एक जगह में एक घर में रहता है, ठीक है, उसको ही बेटा हम बोलते हैं इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसकी अब रिलेशनशिप देखिए, मैंने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए घोड़े भी हैं, इंसान भी है, पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है, ठीक है, घर भी है, सब कुछ है, ठीक है, घर है, अस्तबल है, लकड़ियां हैं, बहुत चीजें, लकड़ियां मतलब कि वो जो पेड़ से लकड़ियों को काट के, ठीक है, बेंच वगैरह बनाई गई है, वो सब चीजें हैं। तो देखिए एक एरिया में इंसान जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है घोड़ों से, घोड़े इंटरेक्ट कर रहे हैं इंसानों से, पेड़ पौधों से इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो एक दूसरे से जो ये लोग बातें करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं बेटा एक दूसरे से, उसी को बेटा हम इकोलॉजी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ देयर एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब
मान लीजिए दो इंसान हैं, दो इंसान एक एरिया में रह रहे हैं, तो ये दो इंसान एक दूसरे को तो इनको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की। ऐसा कभी नहीं होता है बेटा कि कभी किसी को किसी की जरूरत ही न पड़े, ठीक है, जरूरत पड़ती ही है। तो अगर ये यहाँ पे रह रहे हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कभी कोई ऐसी चीज हुई कि इनको जरूरत पड़ी, इनके यहाँ मान लीजिए घर में चीनी खत्म हो गई, पड़ोसी, एक सिंपल सी बात है, अपना पड़ोसी वाला कर्तव्य निभाना, ठीक है, इनके यहाँ चीनी खत्म हो गई, ये चले गए इनके यहाँ, बोल रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ चीनी खत्म हो गई, मुझे एक कटोरी चीनी दे दो। इन्होंने इनको चीनी दे दी। बाद में मान लीजिए ये इनके यहाँ है, बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसी बात है कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आज रुक सकता हूँ, क्योंकि लाइट वाला कल आएगा बनाने लाइट। ये बोला है कि ठीक है भाई रुक जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के तो दोस्त बन गए, एक दूसरे से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप हो गई। उसके साथ ही साथ देखिए ये लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उससे भी तो इंटरेक्शन हो रहा है। इनका घर है, इनके यहाँ भी घर है, पेड़ पौधे हैं, इनके यहाँ भी बाकी चीजें हैं, पानी है, सनलाइट आ रही है ना, तो वो भी एक रिलेशनशिप है बेटा। ये गार्डन में अपने बैठे हैं, मान लीजिए, ठीक है, अपने गार्डन में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। कुर्सी एक नॉन लिविंग है, ठीक है, जीवित प्राणी नहीं है कुर्सी, ठीक है। कुर्सी पे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं सूरज की रोशनी में, ठीक है। ठंडी ठंडी पेड़ है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं इनको मिल रही हैं। टेम्परेचर बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है, न ज्यादा धूप है न ज्यादा ठंडी है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर है, इसलिए हल्की हल्की धूप में बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं। फिर ये यहाँ पे बैठ के अपने दोस्त से बोल रहे हैं और भाई क्या हालचाल। तो ये एक इंटरेक्शन है, इसी को बेटा इकोलॉजी कहते हैं। एक सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाया है, इसी को बेटा इकोलॉजी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, इट इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों इंसानों की, विथ ईच अदर, ये दोनों इंसान एक दूसरे के साथ भाई बातचीत कर रहे हैं, कोई किसी से एक कटोरी चीनी ले रहा है, कोई किसी के यहाँ बोल रहा है मैं रुक जाऊं क्या, एंड विद देयर एनवायरमेंट, और वो जिस वातावरण में रह रहे हैं, मैंने बताया ना वो घर में रह रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी एक इंटरेक्शन है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो होता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी देखिए जो शब्द है बेटा, ये किसने दिया था ये क्वेश्चन, यूपीएससी, आप बस एक बार खोल के देख लें, कम से कम 30-40 बार पूछा जा चुका है, जितनी बार यूपीएससी का कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, ठीक है। मतलब एक तो यूपीएससी होता है, यूपीएससी के द्वारा जो और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उसका मैं बता रही हूँ, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, किसी भी एग्जाम को आप देख लें, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि बच्चे बोलते हैं एनवायरमेंट पढ़ने की क्या जरूरत है। जब क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर खो देते हैं बच्चे, तब समझ में आ जाता है कि एनवायरमेंट पढ़ने की क्या जरूरत थी, है ना। तो बेटा यही है कि ये जो शब्द है इकोलॉजी, इसको किसने दिया था, तो ये एक जर्मनी के जूलॉजिस्ट है, उनका नाम है अर्नस्ट हैकल, इन्होंने टर्म दिया था इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी पहले ये देखिए, इकोलॉजी की स्पेलिंग ये है, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में बोले थे बेटा, जर्मन, जो भाषा जर्मनी में बोली जाती है उसको जर्मन भाषा कहते हैं, ठीक है। और जर्मन भाषा बेटा अलग होती है इंग्लिश भाषा से। इंग्लिश में क्या होता है, लिखा कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और हैं, लेकिन जर्मन में क्या होता है, जो लिखा है वही बोला जाएगा। अगर CH है तो च ही बोला जाएगा, क नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ चीजें चेंज हो जाती हैं। इंग्लिश में हिंदी बेस्ट है और संस्कृत के तो कहने ही क्या, ठीक है, अपनी लैंग्वेज सबसे अच्छी है बेटा देखी जाए तो अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, जिसका मतलब है रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि भाई एक इंसान का दूसरे इंसान से, दूसरे मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए उसने कुत्ता पाला है तो उसके कुत्ते से उसका रिलेशनशिप, एक वो रिलेशनशिप हो गया कि किसी जीवित इंसान से या जीवित जीव से उसका एक रिलेशनशिप, और दूसरा अजीवित अजैव से उसका रिलेशनशिप, जिस तरह की वो सो रहा है तो बेड पे सो रहा है ना, अखबार पढ़ रहा है तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, अखबार से उसका एक रिलेशनशिप। तो इसी को बेटा इकोलॉजी इन्होंने बोला था, ठीक है। और ये जो शब्द है इकोलॉजी, जो इन्होंने अर्नस्ट हैकल ने बोला कि इस चीज को हम इकोलॉजी बोलेंगे, ये इन्होंने कहां से लिया था बेटा, ग्रीक शब्द से, ठीक है। ओइकस, ओइकस का मतलब क्या होता है, घर,
या फिर एक ऐसी जगह जहां पे रहा जा सकता है। और लोगोस का मतलब हमेशा बेटा स्टडी होता है, जिस तरह बायोलॉजी, बायोलॉजी हम बोलते हैं, लॉजी मतलब स्टडी, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। ये होता है। उसी तरीके से किसी एक जगह या किसी घर की जो हम स्टडी करते हैं कि वहां पे कौन लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है, और वो कैसे कैसे अलग चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग चीजों से वो इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया इकोलॉजी का मतलब? यस, ओके बेटा, समझ में आया? थैंक यू अदिति। समझ में आया इकोलॉजी का मतलब? ओके ओके, थैंक यू बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हिंदी में पूरा दे दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए, बात हो रही है एनवायरमेंट की, ठीक है। अभी हमने इकोलॉजी में क्या देखा, एक इंसान दूसरे इंसान से बातें कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक रिश्ता बना रहा है, ठीक है। ये दोनों बोले कि चलो आज से हम भाई भाई, नॉर्मल सी बात है, या दोस्त बन गए, ठीक है। और उसके अलावा इसने एक कुत्ता पाला है, इसने बिल्ली पाला है ना। तो इसका दूसरे जानवरों से कैसा रिश्ता है, इसने ये कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब ऑफिस जा रहा है, कार में बैठ के ऑफिस जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग, कार तो नॉन लिविंग हुई भाई, इसके अंदर जान थोड़ी है, कुर्सी में जान थोड़ी है, ये भी तो नॉन लिविंग हुई। लेकिन इन लोगों के लिए ये कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ये कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो इनसे इनका क्या रिलेशनशिप है, ये हमने देखा कि ये इकोलॉजी कहलाता है। अब एक चीज होती है पर्यावरण, प्रॉपर पर्यावरण क्या होता है। अब देखिए, अब इसमें मैं एक इंसान की बात बस लूंगी, मैं इस इंसान की लूंगी जो कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहा है। वो एक इंसान है, ठीक है, उसने एक अपना कुत्ता पाला हुआ है, ठीक है। सुबह उठा, सुबह वो अपने गार्डन में बैठा और बोला कि भाई मैं कुर्सी ले आता हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठ के मैं अपना अखबार पढ़ूंगा। और यहाँ पे उसने पेड़ पौधे लगाए हैं जहां से उसको बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं अच्छी खासी। फिर वो अखबार पढ़ने के बाद वो वापस गया अपने घर में, ठीक है। घर में वापस गया, वहां पे उसने अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर वो वापस अपने ऑफिस चला गया मान लीजिए, ठीक है। अपनी उसने गाड़ी निकाली, ठीक है, मान लीजिए अपना स्कूटर निकाला और अपने स्कूटर से अपने ऑफिस चला गया। ये एक इंसान की कहानी है, ठीक है। पर्यावरण वही बताता है कि एक इंसान अपने इर्द गिर्द जिन भी चीजों से घिरा हुआ होता है, भले ही वो जीवित हो या फिर अजैव हो बेटा, ठीक है, उसी को सारी चीजों को मिला के, ठीक है, एक इंसान अपने इर्द गिर्द उन सारी चीजों से जो घिरा होता है, भले वो जीवित हो या अजीवित हो, मतलब कि नॉन लिविंग हो, उन सब को मिला के जो रिलेशनशिप बनती है उस इंसान की हर एक चीज से, ठीक है। इसका कुत्ता है तो कुत्ता हो गया, इसकी कुर्सी है, फिर इसने नाश्ता बनाया, फिर ये स्कूटर से अपने ऑफिस चला गया। ये स्कूटर से ऑफिस जाने के लिए इसने स्कूटर यूज किया, स्कूटर में पेट्रोल था, इसने ये सारी चीजें देखी, फिर वो ऑफिस गया, ऑफिस में लोगों से मिला, है ना। तो एक इंसान के पूरी जिंदगी में जो भी ये रिलेशनशिप बना, उसका भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो बेटा, उसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं। इकोलॉजी क्या है, ये सारे लोगों का इंटरेक्शन है, ठीक है। ये दो, मैंने बोला ना, ये दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये इनके घर गए चीनी लेने, ये इनके घर आए सोने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा एक बड़े लेवल पे बात बता रहा है इकोलॉजी। एनवायरमेंट बोलता है कि एक अपना, आप अपने ऊपर रखिए, ठीक है। आपका एनवायरमेंट कैसा है इस टाइम, आप अभी क्लासरूम में बैठी हुई हैं, आपने अपना लैपटॉप खोला हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रही हैं, नोट्स बना रही हैं, रीड कर रही हैं, लैपटॉप आपके पास है या फोन आपके पास है, इसका मतलब कि आपने लैपटॉप या फोन चार्ज किया है, मतलब आपके घर में लाइट आ रही है। आप कुर्सी पे बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं, कुर्सी या बेड
या लैपटॉप या फोन, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है, ठीक है, लेकिन आप लिविंग है, आप जिससे पढ़ रहे हैं वो इंसान जीवित है, ठीक है। तो ये एक आपको एनवायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई का बेटा, शांति है, आप पूरा बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके बारे में मैं बता रही हूँ, ये आपका एक एनवायरमेंट हो गया पढ़ाई करने का। हम बोलते हैं ना वहां पे पढ़ाई करने का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, वहां पे शोर शराबा बहुत होता है, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपके अनुसार जो भी चीजें आपको जरूरत है पढ़ाई करने के लिए, भले ही वो फोन हो, लैपटॉप हो, पेन पेंसिल हो, ठीक है, रजिस्टर हो, टीचर हो, मम्मी पापा हो, जो आपको टाइम टाइम पे आप पढ़ाई कर रही हैं, आपको टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बाद आके बोले कि बेटा कुछ खा ले, ये सारी चीजें बेटा आपको एक अच्छा पर्यावरण, एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि आप पढ़ाई करिए, इसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीवित गैर जीवित घटकों का कुल योग एक जीव के आसपास के प्रभाव और घटनाएं, मतलब इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन बेटा वर्ड बाय वर्ड याद करनी है, लेकिन याद तभी होगी जब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ाई का माहौल कैसा चाहिए, ठीक है। आप चुपचाप पढ़ाई कर रही हैं, मम्मी आई है, मम्मी आपको एक कप दूध दे के चली गई और आप पढ़ाई कर रही हैं, मम्मी ने आपको पेन पेंसिल ला के दिया हुआ है, आप सारी चीजें पढ़ रही हैं, ये आपका पढ़ाई का एनवायरमेंट है। इसी को एनवायरमेंट कहते हैं बेटा। एक इंसान के इर्द गिर्द या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो चीजें सारी चलती हैं, ठीक है, उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। Everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as environment. मैंने आपको बताया इस इंसान के बारे में भी, आपके भी बारे में, इस इंसान के भी बारे में भी, कि ये इसने कुत्ता पाला हुआ है, ये इस घर में रहता है, वो सुबह कुर्सी पे बैठता है, अखबार पढ़ता है, ये नॉन लिविंग चीज है, इंसान लिविंग है, कुत्ता लिविंग है, फिर वो ऑफिस जाता है, नाश्ता बनाता है, फिर अंदर से स्कूटर अपना उठा के ऑफिस जाता है, फिर वापस आता है, फिर आराम करता है, सो जाता है, फिर अपने दोस्तों से कभी छुट्टियों पे मिलने चला जाता है, अपनी फैमिली से मिलने चला जाता है, फैमिली दूर है तो फैमिली से मिलने चला जाता है। तो यही इसकी पूरी जिंदगी है। इसकी पूरी जिंदगी में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ऑफिस जाना हो गया, कैसे ऑफिस जा रहा है, वो तो नॉन लिविंग है ना कार, ठीक है, किन किन लोगों से मिल रहा है, वो लोग तो लिविंग है। एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ टाइम में जो भी चीजें होती हैं बेटा, उसको एनवायरमेंट कहते हैं। समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट जो है, या फिर हम बोले पर्यावरण, है ना, पर्यावरण के दो भाग होते हैं बेटा। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक मतलब जैव, जैव मतलब बायो, बायो मतलब कि इसमें जान है। एबायोटिक मतलब इसमें जान नहीं है, या अजैविक है, ठीक है। जिसमें जान होती है, जो लिविंग होता है बेटा, उसको बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग को एबायोटिक कहते हैं। अब बायोटिक में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए बेटा, जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो एक जीव है, उसका उसके पर्यावरण से जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है भाई। अलग अलग तरीके से उसका रिश्ता बनता है, अलग अलग इंसानों से अलग अलग रिश्ता बनता है। किसी से दोस्ती होती है, किसी से दुश्मनी होती है, किसी से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है, और माँ बाप भाई बहन के तो कहने ही क्या, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। कहीं कहीं दुश्मन भी बन जाते हैं, कहीं कहीं लोग दोस्त के रूप में दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है, कहीं। और उसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट हम देखते हैं, कभी इंसान बहुत अमीर हो जाता है तो वो एरोप्लेन से जाता है, अगर इंसान गरीब है, ठीक है, तो वो इंसान पैदल चलता है पैसे बचाने के लिए, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बेटा बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक अलग कहानी होती है। ये तो मैं इंसानों का एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, ये हर एक जगह लागू होता है। ये एक शेर पे भी लागू होता है, ठीक है, ये एक हिरण पे भी लागू होता है, ये एक बकरी पे भी, ये एक चिड़िया पे भी लागू होता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोई भी जीव एक दूसरे से
बिना बातचीत किए हुए, बिना इंटरेक्ट किए हुए, बिना कोई रिलेशनशिप बनाए हुए नहीं जिंदा रह सकता। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर हैं, आपके पास पेड़ पौधे या फिर आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं, तो बेटा उनकी जरूरत है, पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है। ठीक है, ये पंछियों की जरूरत होती है, भंवरों की जरूरत होती है, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, पॉलिनेशन होता है, हवा चलती है। ठीक है, तो वो पॉलिन ग्रेन को जमीन पे गिराती है। ठीक है, दूसरे दूसरे फूलों पे भी गिरते हैं भाई, हवा जहां जहां जाएगी, जिसको जिसको टच करेगी, वहां वहां वो टच होते जाते हैं, पॉलिन जो उसमें होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स है ना। तो ये एक इंटरेक्शन बनते जाता है बेटा ना। आपको पेड़ चाहिए हवा के लिए, हवा के साथ साथ आप जितना ज्यादा पेड़ उगाएंगे उतना ज्यादा हमारे पर्यावरण को सुधारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उतना ज्यादा निकलेगा और CO2 उतना ज्यादा ही जो हमारे पर्यावरण में फैला हुआ है वो पेड़ अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। ठीक है, आपको पानी पीने की जरूरत है तो आपके यहाँ नदियां हैं, आपके घर में पानी की सप्लाई हो रही है क्योंकि नदियां हैं हमारे यहाँ। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे समुद्र है, नदियां हैं, तो ये सब बेटा इंटरेक्शन है एक दूसरे से। आप बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी जीव नहीं जिंदा रह सकता बिना पानी पिए। ठीक है, बिना सांस लिए कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पानी पीने के लिए आपको पानी की जरूरत है, सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए आपको पेड़ पौधों की जरूरत है। तो ये समझिए एक दूसरे का इंटरेक्शन लगा है। पेड़ पौधों के लिए हमें सूरज की रोशनी की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, चिड़ियों की जरूरत है, पक्षी की जरूरत है ना। तो बेटा यही इंटरेक्शन बड़ा, अगर देखा ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है। आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप चीजों को अगर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। बिना इंटरेक्ट किए तो हम रह ही नहीं सकते भाई, नहीं रह सकते हैं बेटा, एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है। अब हम आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पे। एबायोटिक मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती है, जैसे कि शक्ति, ठीक है, रेडिएशन, विकिरण, ठीक है, टेम्परेचर और हीट फ्लो। देखिए हर एक जगह, हर एक इंसान हर टेम्परेचर में जिंदा रह ले ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम 50-55 डिग्री तक टेम्परेचर झेल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आगे जो चीजें चल रही हैं वहां पे हम 56-57 डिग्री तक झेल सकते हैं, लेकिन हम 70 डिग्री 80 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं झेल सकते हैं बेटा। हमारा शरीर वैसा बना ही नहीं है। इंसानों की या फिर जानवरों की डेथ हो जाएगी। वहीं पे कोई कोई जानवर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में जिंदा रह जाते हैं, है ना। तो जिस तरह राजस्थान में जो वो पाई जाती है लिजर्ड, है ना, छिपकली, ठीक है बेटा, वो छिपकलियां बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहने वाली हैं। अगर उन छिपकलियों को आप जो है लेते जाए और अंटार्कटिका में रख दें तो वो मर जाएंगी, क्योंकि उनका शरीर जो है वो गर्मी झेलने के लिए बना है, न कि एकदम कपकपाती ठंड झेलने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि कैसे एक दूसरे पे हम लोग निर्भर हैं, टेम्परेचर पे और गर्मी के प्रभाव पे भी निर्भर हैं। जल, वायुमंडल, गैस और हवा, इन पे भी हम डिपेंड हैं, नॉर्मल सी बात है। अग्नि पे हम डिपेंड हैं, ग्रेविटी पे भी हम डिपेंड हैं, है ना। अर्थ की, पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है उस पे ये महत्व नहीं होगा, ग्रेविटी दूसरी चीज होती है। टोपोग्राफी, स्थलाकृति, इस पे भी हम डिपेंड है भाई, नॉर्मल सी बात है। सॉयल मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी पे भी हम डिपेंड है, नॉर्मल सी बात है। मिट्टी उपजाऊ होगी तो हमें अच्छे खासे जो अनाज है वो मिलेगा, अनाज मिलेगा तो हम खाएंगे, जब हम खाएंगे तो हम अच्छा जिंदा रहेंगे। ठीक है, भूखे पेट तो इंसान जिंदा रहेगा नहीं। जियोलॉजिक सबस्ट्रेट, भूगर्भिक आधार, ठीक है। सबस्ट्रेटम बेटा क्या होता है, ठीक है, एक तरफ से हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को पकड़ के रखना। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, इसका जो ये जड़ है ये बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रांग है, तो इस पेड़ को कौन पकड़ के रखा है, इसकी जड़ें, है ना, तो ये सबस्ट्रेटम हो गया। ओके, तो जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम हो गया। ये सारी चीजें हमने देखा अजैविक में।
अब जैविक में हम देखते हैं, नॉर्मल सी बात है, जिसके अंदर जान होती है बेटा उसको जैविक कहते हैं, जैसे कि हरे भरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं बेटा, नॉर्मल सी बात है। अगर आपने देखा होगा नॉन ग्रीन प्लांट्स, अच्छा चलिए मैं इसको अभी एग्जांपल बाद में समझाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिकम्पोजर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंजाई, है ना, ये सारे लोग जो है बेटा ये डिकम्पोजर्स में होता है। डिकम्पोजर्स मतलब कि जो डेड बॉडी को खा के जिंदा रहते हैं बेटा। ओके। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वही जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई कीड़ा है, ठीक है, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे चला गया है, ठीक है, वो उस ऑर्गेनिज्म का खून चूस रहा है, ठीक है, ये जो कीड़ा है वो इस ऑर्गेनिज्म का खून चूस रहा है, तो ये जिंदा हो जा रहा है, ठीक है, ये बच जा रहा है, इसको प्रॉपर खाना मिल रहा है इस जो ऑर्गेनिज्म है इसका खून पी के, ठीक है। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का तो बेटा घाटा हो रहा है ना, क्योंकि इसका खून कम हो रहा है, इसका खून पी ले रहा है ये पैरासाइट, तो ये परजीवी हो गया। सिम्बायोइंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जैसे कि शैवाल और कवक की, ठीक है, एल्गी और फंजाई की एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, इसको हम लाइकेन कहते हैं, है ना, ठीक है। तो एल्गी और फंजाई के मिक्सचर से जो चीज बनती है बेटा, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। उसी तरीके से है सिम्बायोइंट्स, ठीक है। एनिमल्स, नॉर्मल सी बात है, जानवर। ह्यूमंस, ऑब्वियसली हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग जीवित हैं, तो हम लोग बायोटिक हैं। तो बायोटिक, एबायोटिक यही होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी मैंने आपको क्या बताया कि एक इंसान है पहले, ठीक है, वही कटोरी वाला, चीनी वाला पड़ोसी, वो दूसरे इंसान के पास गया, ठीक है, उसने बोला भाई मेरे घर में चीनी खत्म हो गई, मुझे एक कटोरी चीनी दे दो, ठीक है। तो देखिए पहले ये एक अकेला इंसान था, ठीक है, फिर ये दूसरे इंसान के पास गया, एक एरिया में ही ये लोग रह रहे हैं, उस इंसान से बोला क्या मेरे पास चीनी खत्म हो गई, मेरे को चीनी दे दो, तो अब ये दो लोग हो गए हैं, ठीक है। तो ये पहला एक इंसान था, अब दो हो गए, तो ये पॉपुलेशन हो गई उस एरिया में, कि उस एरिया में दो लोग रहते हैं। फिर उसके बाद देखा गया कि ये इनकी एक कम्युनिटी बन गई, नॉर्मल सी बात है, एक इंसान है, एक इंसानों की कम्युनिटी बन गई, ठीक है, जिनमें ये दोस्त रहते हैं, और उसके अलावा एक कम्युनिटी बेटा और मान लीजिए बन गई, ठीक है, पेड़ पौधों की दूसरी कम्युनिटी बन गई, जानवर की, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे एक इंसान ने कुत्ता पाला हुआ था, दूसरे इंसान ने भले कुछ नहीं पाला था, लेकिन भाई वहां पे जानवर तो आएगा ही ना, ठीक है। मान लीजिए कोई सा भी जानवर आ रहा है, गाय आ रही है, भैंस आ रही है, ठीक है, एक कम्युनिटी जानवरों की हो गई, ठीक है। तो एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो वो कम्युनिटी बना लेते हैं, ओके। पहले जब अकेला रहता है तो बेटा उसको इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। जब वो लोग एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, कि उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, नॉर्मल सी बात है। और जब क्या होता है, ग्रुप बन जाता है कि भाई एक इंसानों का ग्रुप है, एक जानवरों का ग्रुप है, एक पेड़ पौधों का ग्रुप है, एक घासों का ग्रुप है, तो उसको बेटा हम कम्युनिटी कहते हैं। और जब ये सारे लोग एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ओके। और जब ये इकोसिस्टम बड़े लेवल पे देखा जाता है कि इस टाइप का इकोसिस्टम जो है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, मान लीजिए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, उत्तर पूर्वी रीजन जो है, मान लीजिए ऐसे लोग उत्तर पूर्वी रीजन में भारत में पाए जाते हैं, वहीं पे वो लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, मान लीजिए वैसी ही चीजें जो है, कम्युनिटी जो है, मान लीजिए ये पाई जाती है यूएसए में, कनाडा में पाई जाती है, मान लीजिए। तो जब ये बड़े लेवल पे पाई जाती है बेटा तो इसको बायोम कहते हैं, और जब ये पूरी पृथ्वी की बात हो जाती है तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की प्लीज बता दीजिए,
कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? मैं बेटा कल हिंदी में पूरा वो कर दूंगी। मैं बताई, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे को ये पूरा मतलब ट्रांसलेट करने का एकदम टाइम नहीं मिल पाया इतना ज्यादा। बताइएगा समझ में आ रहा है? हाँ ना में कमेंट कर दीजिए बेटा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो ऑब्वियसली डाउट नहीं होना चाहिए। बताइएगा बेटा। ओके, थैंक यू अदिति बेटा, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको क्या बोला कि जब एक ऑर्गेनिज्म की बात होती है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसके अंदर सांसें हैं, जो जिंदा है ना, उसको ऑर्गेन या फिर जीव। जब एक जीव की बात होती है कि एक ही है वो जीव, तो उसको बेटा इंडिविजुअल कहते हैं, है ना। और जब वो एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉपुलेशन, व्यक्ति। पहले तो ये व्यक्ति होता है, जब एक होता है तो एक जीव होता है तो व्यक्ति होता है। जब एक से ज्यादा हो जाता है तो भाई पॉपुलेशन हो जाती है। वहां पे यहाँ पे यही बात बोली गई, ऑर्गेनिज्म या फिर जीव is an individual living being that has the ability to act or function independently. It may be plant, animal, bacterium, fungi, etc. जैसे मैंने बोला जिसके भी अंदर सांस है बेटा, ठीक है, उस वो जो है, मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई पेड़ है तो पेड़ भी एक इंडिविजुअल ही हुआ ना, उसके अंदर भी तो सांसें हैं, मतलब एक तरीके से वो तो जीवित है ना बेटा, ठीक है। कोई जानवर आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप बैठे हैं और आप बाहर देख रहे हैं तो जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं, तो अभी एक ही कुत्ते की जब बात हो रही है तो वो इंडिविजुअल है, वो अकेला बैठा है ना। वहीं पे जब उसके उस गली में आप देख रहे हैं, अपनी गली में, वहां पे जब कुत्तों का झुंड आ जाता है तो लगता है अरे यार पहले तो ये अकेला ही था, अब तो कुत्तों की लग रहा है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब जो जीव होता है बेटा, ठीक है, वो अगर सांसें ले रहा है, सब काम कर रहा है, उसकी बॉडी काम कर रही है, इसका मतलब कि उसकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग चीजें, हर एक चीज, जिस तरह सांस लेने के लिए हर एक चीज के हम फेफड़े हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो के लिए, रक्तचाप के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास हृदय है, देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, सोच समझ के लिए और हार्मोन्स का सिक्रेशन करने के लिए हमारे पास जो है देखा जाए तो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो चलने के लिए पैर हैं, हाथ हिलाने के लिए हाथ हैं, बोलने के लिए मुंह है ना। तो ये सारी चीजों के हर एक फंक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं बेटा। तो उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होता है, जैसे पेड़ों के पास होता है अपना, जानवरों के पास अपना हाथ पैर होता है, दिल होता है, पेट होता है ना। बैक्टीरिया फंजाई के पास अपना अलग सिस्टम होता है। तो हर एक के पास अपना अलग अलग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये लोग जीवित हैं। फिर जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको हम जनसंख्या कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। नॉर्मल सी बात है, ये डेफिनेशन है, ये हिंदी में भी है, हिंदी में आप पहले देख लीजिए। यह आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है। मैंने क्या बोला, गली से बाहर आप देख रहे हैं तो पहले एक कुत्ता बैठा था, फिर उसके बाद 3-4 कुत्ते और आ गए, ठीक है, तो टोटल 5 कुत्ते हो गए, तो पॉपुलेशन हो गई, है ना। अगर एक है तो एक कुत्ता ही है बस, अगर एक से ज्यादा हो गया तो पॉपुलेशन हो गई। और अगर आप बोले कि यार पॉपुलेशन तो एक कुत्ते तो बहुत बढ़ गए, आप कैसे बोल रहे हैं कुत्ते बढ़ गए? क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जून की, जून में आपकी गली में, ठीक है, जून पिछले साल 2024 की बात हो रही है, जून में आपकी गली में सिर्फ 10 कुत्ते थे, मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ नहीं है, बहुत है ये, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपकी एरिया में पहले 10 कुत्ते थे जून 2024 में, लेकिन आप जून 2025 में देख रहे हैं तो ये जो जनसंख्या है वो 10 से बढ़कर 15 हो गई, 5 बढ़ गए हैं, है ना। तो आप बोले यार इनकी तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो इसी को आबादी कहते हैं बेटा। यह आम मतलब एक
हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं बढ़ गई? हमने इस साल का कंपैरिजन हमने पिछले साल के कंपैरिजन साल के कुत्ते की पॉपुलेशन से किया है। मतलब इस साल कितने कुत्ते हैं और पिछले साल कितने कुत्ते थे, उससे हमने कंपेयर करके जाना कि हाँ भैया पॉपुलेशन तो बढ़ गई है ना। उसी को हम आबादी कहते हैं। यह आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। अब आगे आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन की बेटा या आबादी जो है, ठीक है, उसकी परिभाषा पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक शब्द आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, सब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा ये दोनों तरीके से हो सकती है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी जो है भारत की वो पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गई है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम बोलते हैं कि यार भारत की जो जीडीपी है वो पिछले साल की तुलना में इस साल घट गई है। तो जो ये है ग्रोथ बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है जिससे कि कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने कुत्ते का एग्जांपल लिया कि पिछले साल जून 2024 में अगर 10 कुत्ते थे तो इस बार जून 2025 एक साल 2024 जून 2025 जून, ठीक है, अगर 15 कुत्ते हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई। वहीं पे अगर हम बोल दें कि अगले साल जून 2026 में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि जो कुत्ते की पॉपुलेशन है वो 6 हो गई, सिर्फ 6 हो गई। भाई 2024 में 10 थी, 2025 में 15 हो गई, इसका मतलब ये बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि 2025 में पॉपुलेशन 15 थी कुत्तों की, लेकिन इस बार जून 2026 में 6 हो गई, मतलब कि इनकी आबादी घट गई है ना। जब आबादी घट गई तो बेटा ये नेगेटिव ग्रोथ हो गई, है ना। तो इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, यह दो अलग अलग समय पर आबादी में व्यक्तियों की संख्या के बीच प्रतिशत भिन्नता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। ओके, जनसंख्या वृद्धि जन्म और आप्रवासन, मतलब ये कैसे बढ़ती है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है। मान लीजिए कि 2025 में 15 कुत्ते थे और 2024 में 10 कुत्ते थे, तो मान लीजिए आपने बोला ये बढ़ कैसे गई, तो आपने बोला भाई कुत्तों ने मतलब पिल्ले पैदा हुए, ठीक है, पिल्ले या पिल्ली पपीज पैदा हुए सपोज, ठीक है, ठीक है। तो जो बिचेस थी, मतलब जो फीमेल डॉग्स थी, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने बच्चे दिए और बच्चे देने पे जो जनसंख्या है वो बढ़ गई, 10 से 15 हो गई। फिर आप बोले यार इतने तो नहीं थे, फिर बोले नहीं, एक जो कुत्ता है ना वो बाहर से भी आया, बाहर से लाया गया था ये कुत्ता, ठीक है। तो आप बोले अच्छा, मतलब कि 10 थे जिनमें से 4 जो है पपीज थे या पिल्ला या पिल्ली जो भी आप बोलना चाहें, पपीज हुए अगले साल, और एक कुत्ता हम बाहर से भी लाए थे, ठीक है। वो कुत्ता हमने ले आया था कि हमारी जो एरिया है उसकी वो बिल्कुल निगरानी करे, बहुत ही टफ टाइप का कुत्ता हम ले आए, मान लीजिए जर्मन शेफर्ड ले आए, ठीक है। तो टोटल इस तरह से 15 कुत्ते हो गए। तो बेटा ये हो गया जन्म और अप्रवासा, मतलब या तो बाय बर्थ होता है पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब कि जन्म लेने से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, नॉर्मल सी बात है, या तो हम उसमें जाके इंक्लूड करते हैं चीजें। और दूसरा होता है जनसंख्या में कमी, या तो मृत्यु हो गई, नॉर्मल सी बात है, मतलब 15 कुत्ते थे अब सिर्फ 6 रह गए, ठीक है। 2025 में 15 कुत्ते थे लेकिन 2026 में सिर्फ 6 कुत्ते हो गए, ये कैसे हुआ। तो आप बोल सकते हैं यार या तो कुत्ते मर गए, कोई रोग वगैरह हो गया मर गए, या फिर इनको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के लेते गए। इमिग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेते गए, लेते जाना। जब आप कहीं आते हैं तो इमिग्रेशन होता है, लेकिन कहीं जाते हैं
एक जगह छोड़ के कहीं और जगह चले जाते हैं बेटा, इसका मतलब ई माइग्रेशन हुआ। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं बसने तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को इसको मैं हिंदी में दिखाती हूं आपको। यह आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है जो एक विशिष्ट, नहीं, ये तो पॉपुलेशन है, एक सेकेंड, वही मैंने बोला कि ये कहां से आ गया। हाँ, जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या और उनके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के बीच जो संबंध होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए, एक सिंपल सी बात है, ये एक एरिया है, ठीक है, और ये एक एरिया, दो एरिया मैं बता रही हूं, एरिया 1, एरिया 2। एरिया 1 में मान लीजिए ये 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लीजिए 20 लोग रहते हैं, ठीक है, बस 20 लोग रहते हैं। और वहीं पे एरिया 2 जो है वो भी 100 किलोमीटर स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पे 50 लोग रहते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर 20 लोग रह रहे हैं, वहीं पे जो दूसरा है वहां पे 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 50 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि भाई इस एरिया की पॉपुलेशन बड़ी कम है, इस एरिया की पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा है। एक सिंपल सी बात है, अगर आप देखें यूपी को, उत्तर प्रदेश को, ठीक है, तकरीबन यहाँ की पॉपुलेशन 19 पॉइंट कुछ करोड़ है, ठीक है, तकरीबन मान लीजिए 19 करोड़ है, ठीक है। वहीं पे आप मेघालय जाएं, ठीक है, मेघालय में कुछ ही लाख हैं, ठीक है, कुछ ही लाख पॉपुलेशन है बेटा, करोड़ भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे ना यार यूपी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मेघालय में तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कितनी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी उसी को कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई, ठीक है। जिससे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा बहुत है, ओके, बिहार की बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो रहा है किसी तरह से पूछें। अच्छा ठीक है, अब से नहीं लिखूंगी, ओके बेटा, अब से नहीं लिखूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कम्युनिटी पे। यहां पे थोड़ा सा लिख दूं, पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा कि एक अकेला इंसान, जब वो एक अकेले से 2-3 लोग हो गए तो बोले पॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या हो गई। फिर जब इंसानों की एक पॉपुलेशन अलग हो गई, जानवरों की अलग हो गई, पेड़ पौधों की अलग हो गई, तो उसको बेटा कम्युनिटी कहते हैं। कि एक एरिया में, ठीक है, जानवरों के, हम बोलते हैं ना, अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर चला है कि जो कुत्ते हैं, रोड पर जो कुत्ते हैं दिल्ली में, ठीक है, उनको उठा लिया जाए, उनको वहां से हटा के शेल्टर होम में डाल दिया जाए कुत्तों को, ठीक है। तो उसमें भी बेटा पब्लिक जो है अलग अलग रूप में डिवाइडेड है। एक कम्युनिटी है इंसानों की जो बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर गलत है, भाई कुत्तों को आप क्यों शेल्टर होम में डालना चाहेंगे, ठीक है, वो धरना दे रही है, ठीक है। और वहीं पे एक ग्रुप है इंसानों का जो बोल रहा है कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा केस किया, क्योंकि इन्हीं कुत्तों की वजह से जब ये काट ले रहे हैं किसी को भी तो इंसान मर जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि इनको तो शेल्टर होम में ही डाल दिया जाए। तो एक ही डिसीजन पे इंसान 2 ग्रुप में बट गए हैं। एक बोले कि कुत्तों की कोई गलती नहीं है, आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप कुत्तों को इंजेक्शन लगाइए, कुत्तों की देखरेख करिए, उनको रोड पे ही रहने दीजिए क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी भी देते हैं भाई चोरों से। लेकिन दूसरा ग्रुप कह रहा है कि भाई उन परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है रेबीज की वजह से, जो कि इन कुत्तों के काटने से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कर रहा है। तो बेटा ये भी एक कम्युनिटी में आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से कम्युनिटी होती है। अब कम्युनिटी भी बेटा 2 तरीके से होती है, एक मेजर
एक माइनर। मेजर का मतलब जब बड़े ग्रुप होते हैं तो मेजर हो जाता है, जब छोटा ग्रुप होता है तो माइनर हो जाता है। एक इंसानों में ही अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो मान लीजिए कि इंसानों में मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ जानवरों के नहीं, ठीक है। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, कोचिंग में स्टूडेंट्स की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा होती, तो मेजर कम्युनिटी हो गई स्टूडेंट्स की, है ना। और स्टूडेंट्स की और टीचर की क्या होती, पॉपुलेशन कम होती है तो माइनर कम्युनिटी हो गई। खैर ये अलग बात है। अब स्टूडेंट्स में मैं आपको दिखाती हूँ, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, जो सच में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 में से सिर्फ 20 होते हैं। बाकी जो 80 स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, 70-80 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो होते हैं कि यार मैं एग्जाम दूंगा या दूंगी, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम तैयारी तो किया ही हूं या की तो हूं, और कहने को हो गया है कि हाँ भाई हमारा जो बच्चा है वो यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। 70-80 लोग बेटा यही सोच के तैयारी करते हैं, लेकिन 20 लोग 30 लोग ऐसे होते हैं बेटा जो बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो कंपटीशन निकालना ही निकालना है, ठीक है, आज नहीं तो कल निकालना ही निकालना है। अगर ये नहीं निकला तो कोई और कंपटीशन का एग्जाम निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। ये माइनर कम्युनिटी में ये बच्चे आते हैं, और मेजर कम्युनिटी में आते हैं कि यार चलो तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम दे के देखते हैं क्या होता है, ठीक है, रहने को मिल जाएगा आराम से, हम लोग तैयारी करेंगे, हो गया सिलेक्शन अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कहने को तो है ना कि हमने तैयारी करी है। तो ये मैक्सिमम बच्चों की मेंटालिटी होती है बेटा, ओके। तो ये माइनर कम्युनिटी होती है, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन ये बेटा रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है अपने यहाँ की। तो अब उसी कम्युनिटी पे बढ़ते हैं। एनिमल्स रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हम देखें तो आप जहां पे रहते हैं, हम जहां पे रह रहे हैं बेटा, वहां पे हम सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे रखते हैं। मतलब मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, उसी तरह जानवरों को देखे, गाय है, ठीक है, घास खा रही है गाय, ठीक है, गाय घास खा के जिंदा है, पेड़ पौधे हैं लगे हुए हैं, उनकी छांव में बेचारी सो रही है। प्लांट्स रिक्वायर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला था, भंवरा, एक फूल है मान लीजिए, ठीक है, एक फूल है, इस पे भंवरा आके बैठा और ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसकी पंखों में, इसके हाथ पैर पे, इस भंवरे के हाथ पैर इसकी पंखों पे लग गया। जब ये भंवरा दूसरे फूल पे बैठेगा बेटा, तो इसके जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ के पॉलन ग्रेन से इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तब पॉलिनेशन होगा, ठीक। हवाओं से भी होता है, भंवरे की जरूरत भी नहीं पड़ती, कभी कभी हवाओं से भी होता है कि भैया आपने देखा होगा कि फूल झड़ जाते हैं, सीड झड़ती हैं, है ना, बीज वगैरह झड़ जाते हैं हवाएं जब तेज चलती हैं, तो उसको भी पॉलिनेशन कहा जा सकता है। प्लांट्स रिक्वायर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। अ कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटीज कैन बी लार्ज और स्मॉल, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बोला कि कम्युनिटी जो है वो बड़ी और छोटी दो तरीके की होती है, फिक्स नहीं होती है। भाई हम जहां पे रह रहे हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, मैं यूपी में हूं, आप बिहार में हैं, ठीक है, हम इंसानों की कम्युनिटी देखा जाए, हम इंसानों का ग्रुप अपने अपने स्टेट में बहुत ज्यादा है। और अगर वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, किसी जानवर की, ठीक है, मान लीजिए हम बात कर देते हैं तेंदुए की, तो तेंदुए से ज्यादा पॉपुलेशन इंसानों की है, भले वो यूपी हो या फिर बिहार हो, ओके। तो एक नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल था। तो तेंदुए की कम्युनिटी एक है, एक इंसानों की कम्युनिटी है बिहार में, यूपी में, ठीक। तो कम्युनिटी छोटी बड़ी हर तरीके की हो सकती है। मेजर कम्युनिटी मैंने बताया कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होता है, जो डोमिनेट करता है बेटा उस चीज पे, उसको मेजर कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले आइसलैंड, आप लोगों ने आइसलैंड पढ़ा है, ज्योग्राफी में आपने देखा आइसलैंड, है ना, मैप में आपने आइसलैंड देखा है। आइसलैंड का मतलब ये नहीं कि वहां पे बस बर्फ ही बर्फ मिलती है, वहां पे कोई
जानवर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है बेटा, जानवर भी मिलता है वहां पे, लेकिन मेजोरिटी किसकी है, बर्फ की, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया है आइसलैंड। उसी तरह एक जगह है ग्रीनलैंड, है ना, अरे सॉरी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड होता है ना, ग्रास यानी घास, ग्रास का मैं अभी बता रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ग्रासलैंड का मतलब ये नहीं है कि बेटा कि यहाँ पे सिर्फ घास ही घास मिलेगी, नहीं, यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, सबको पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा डोमिनेट स्पेशीज किसकी है, घास की, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रासलैंड रखा गया है, ठीक है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, अपने देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अपना जो उत्तर पूर्वी इलाका है, ठीक है, वहां पे जो उष्ण कटिबंधीय सदा हरा जंगल जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बेटा, ठीक है, वहां पे हर एक तरीके के पेड़ पौधे हैं, जंगल है वो, हर एक तरीके के पेड़ पौधे हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे जंगल है वो। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई कीड़ा नहीं मिलता, कोई सांप नहीं मिलता, कोई वहां पे चिड़िया नहीं बैठती है, सब कुछ है, लेकिन डोमिनेट है वो जंगल, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। ये एक मेजर कम्युनिटी है, ओके। ये दूसरों पे उतना डिपेंड नहीं रहते हैं, मेजर कम्युनिटी वो इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है। भाई जो जंगल है, ठीक है, वहां पे बारिश हो रही है, वहां पे सूरज की रोशनी मिल रही है, वो अपने आप खाना बना रहा है वो जंगल सूरज की रोशनी से, और अपने में मस्त है, ठीक है। वो इन पेड़ क्या कहते हैं कीड़े मकोड़ों पे या फिर चिड़ियों पे वैसा कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% वो उन पे निर्भर नहीं होता बेटा, निर्भरता हर जगह होती, बिना निर्भर हुए तो कोई जीव इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये 90% अपना पूरा काम खुद से करता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन 10% बेटा ये डिपेंडेंट है, नॉर्मल सी बात है, इसको सनलाइट चाहिए तभी तो ये खाना बनाएगा, इसका मतलब कि सूरज की रोशनी पे डिपेंडेंट है, नॉर्मल सी बात है ना। पेड़ पौधों के लिए पॉलिनेशन अगर जरूरी है तो पॉलिनेशन के लिए बेटा कीड़े मकोड़े चाहिए, पक्षी चाहिए, जो एक पौधे से जाके दूसरे पौधे पे बैठे, तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो पक्षी भी इसको जरूरत है पॉलिनेशन के लिए, तो जरूरत है, भले ही वो 10% हो, भले ही वो 20% हो, ये लेकिन जरूरत है इसको भी दूसरी चीजों की, लेकिन ज्यादातर काम ये अपने से खुद से करता है, 80 से 90%, इसलिए ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। देखिए रिलेटिवली की बात हो रही, 100% नहीं बोला जा रहा है, ठीक है बेटा। ये बिना लिखे समझाया जाना मुश्किल है थोड़ा, चलिए आप देख लीजिए। ये मेजर कम्युनिटी हुई। अब हम आते हैं माइनर पे। माइनर मतलब छोटी कम्युनिटी। छोटी कम्युनिटी का मतलब है कि वो डिपेंड है, वो दूसरे पे निर्भर है अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, इनको सोसाइटी भी बोला जाता है ना। एक नॉर्मल सी बात है, आप सोसाइटी में एग्जाम्पल देख लें कि एक सोसाइटी इंसानों द्वारा बसाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसका नाम है मान लीजिए आम्रपाली, आम्रपाली डिलक्स, ठीक है। मान लीजिए ये एक सोसाइटी का नाम है, वहां पे 100 घर बने हुए हैं, ठीक है। 100 घर बने हुए, उन 100 घरों को देखने के लिए ऑफिस है, वहां पे मैनेजर बैठता है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी गाड़ी बिना बताए कि मुझे किससे मिलना है, कहाँ कब मिलना है, वो अंदर नहीं आ सकती, और बिना पास दिखाए बाहर भी नहीं जा सकती, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे फंक्शंस होते हैं बेटा, मान लीजिए तीज त्योहार ये लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड है,
ठीक है। यहाँ पे इनको रहने के लिए 100 घर हैं, 100 घरों से मेंटेनेंस चार्ज जाता है हर महीने का, मान लीजिए 5,000 रुपए ये लोग मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं इस ऑफिस में। तो ये ऑफिस क्या करता है, हर महीने मेंटेनेंस चार्ज 5,000 जो मिलता है हर एक घर से, तो उसके बदले देखिए पार्क की सफाई होती है, पार्क की सफाई के लिए कर्मचारी रखे गए हैं, नालियां साफ करने के लिए कर्मचारी रखे गए हैं, ठीक है। सोसाइटी की पेंटिंग होती है, जो पूरा पेंट की जाता है, घर पेंट किया जाता है, बिल्डिंग पेंट की जाती है, ठीक है, वो भी इन्हीं पैसों से होता है जो ये हर महीने मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है। ओके। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जो कि एकदम 24 घंटे बेचारे खड़े रहते हैं, भले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी पे हो, लेकिन उनको भी तो सैलरी दी जाती है ताकि वो यहाँ पे जो 100 घर हैं, 100 घर में जो भी लोग रह रहे हैं वो निश्चिंत होकर सोए कि भैया बाहर से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी है। ऊपर से ये जो पैसे हैं 5,000, ये तो मेंटेनेंस में हो गया। मान लीजिए कोई त्योहार आ रहा है, मान लीजिए कि दिवाली आ रही है, दिवाली में सबसे बोल दिया गया कि भैया आप 500-500 रुपए दे दीजिए। 100 घरों ने 500-500 रुपए दे दिए और उससे क्या हुआ कि सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा दिवाली का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये देखिए कि ये लोग पैसे दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 घर हैं, 100 में से एक भी घर पैसा ना दे तो फिर कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दिया जाएगा, कैसे इनका जो ये पार्क है वो साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि भाई साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मचारी होगा, सफाई कर्मचारी के लिए उसको तनख्वाह भी तो देनी होगी बेचारे को। जब उसको पैसे ही नहीं दिए जाएंगे तो वो कहाँ से सिक्योरिटी गार्ड रह पाएगा जिनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, कहाँ से सफाई कर्मचारी रह पाएगा जिनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो सब बेटा एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर इनको अपना साफ सुथरा घर चाहिए तो इनको मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सफाई कर्मचारी चाहिए तो यहाँ पे इसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, और अगर ये तनख्वाह दे रहे हैं तो सफाई कर्मचारी को काम अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए सब एक दूसरे पे डिपेंड है बेटा। तो यही होती है सोसाइटी, सब छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है, छोटी छोटी बातों पे, है ना। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बताया। अब एक एग्जाम्पल नेचर का देखिए, नेचर पे क्या है, ठीक है। लाइकेन मैंने आपको बताया, लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई का जो रिलेशनशिप होता है बेटा, ठीक है, एक दूसरे के साथ जब ये एक ऑर्गेनिज्म और बनाते हैं उसको, या फिर जीव और बनता है इनके इंटरेक्शन से शैवाल और कवक के, उसको बेटा लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन को देखिए गाय के गोबर के पैड पर लाइकेन की चटाई, ठीक है। तो ये जो गाय का गोबर होता है, मान लीजिए गाय का गोबर है, आप लोगों ने कभी गोबर देखा है, देखा तो होगा ही। गाय का जो गोबर है बेटा इस पे लाइकेन पाया जा रहा है, ठीक है। तो लाइकेन के लिए ये गोबर पे रहना जरूरी है, तो डिपेंड है उस गोबर पे, ठीक है। उसको वो सारी चीजें वहां पे मिल रही हैं जो उसको वहां पे घर अपना बसाने के लिए जरूरत के हिसाब से हैं। वो है काउ डंग पैड। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके से? ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है बेटा, तो बिल्कुल अलग तरीके की चीजें हैं इसमें। मैं मानती हूं आप लोगों ने पहले उतना नहीं पढ़ा होगा। बताइएगा कोई डाउट है, कोई भी तरीके का कैसा भी डाउट है? हाँ ना में बता दीजिए, कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। नो, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू अदिति। अब देखिए हम आते हैं अब इकोसिस्टम पे। पहले एक था जीव, जब एक जीव से 2-3 जीव मिले तो ये हो गए उसकी आबादी। फिर अलग अलग तरीके के जब जीव मिले, ठीक है, तो वो बन गई कम्युनिटी, ठीक है। जब ये कम्युनिटी एक
दूसरे के साथ एक एरिया में रहना शुरू करते हैं या फिर रहते हैं बेटा, तो उस पूरे चीज को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब वही बात बोली जा रही है। अब आते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, एक ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूं आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, हर साल पूछा गया है। पहले ही लेक्चर से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज इसको मिस मत करिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र को जीव मंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जीवित प्राणियों का समुदाय और भौतिक वातावरण, ठीक है, मीन्स लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, जो उनके बीच बातचीत और सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक जानवरों का ग्रुप हो गया, एक इंसानों का ग्रुप हो गया, पेड़ पौधों का ग्रुप हो गया, ठीक है, चिड़िया पक्षी जो भी आप बोले उनका ग्रुप हो गया। ये लोग एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सूरज की रोशनी मिल रही है, पानी मिल रही है, हवा मिल रही है, टेम्परेचर जो है, तापमान वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ये सारी चीजें इन सब लोगों को मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो ये इंटरेक्शन हो रहा है एक एरिया में, है ना। तो इसी को फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। लिविंग बीइंग्स मतलब यही जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। इन सब ये सारी चीजें एक लोकेशन में पाई जा रही हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बस यही है बात यहाँ पे। अब देखिए, अब जिस तरह मैं एग्जाम्पल देती हूँ हम लोगों का, हम लोग भारत में रहते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर है, मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर है, हाँ, हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि ठंडा गर्म हम सब सह लेते हैं, है ना, सब सह लेते हैं। हमारे यहाँ ठंड भी पड़ती है, हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ती है, हमारे यहाँ बारिश भी होती है, ठीक है, हर एक मौसम हम झेल लेते हैं। वहीं पे एक साइड अगर आप देखें आइसलैंड है, वहां पे एकदम ठंडा रहता है। तो अगर हमें बोला जाए कि आप आइसलैंड में जाके रहिए, तो बेटा हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है, एक लेवल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो यहाँ के हिसाब से नहीं बनी है, हमारी बॉडी यहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, इस टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग तरीके के जीव रहते हैं, यहाँ पे अलग तरीके के रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है, जब ये बड़े लेवल पे मान लीजिए ऐसा, अभी मान लीजिए हमारे यहाँ ठंडा आएगा तो हमारे यहाँ भी ठंड है, अमेरिका में भी ठंड है, मान लीजिए वैसा पाया जा रहा है, ठीक है। तो जब बड़े लेवल पे ये बात हो जाती है ना बेटा, तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं थोड़ा, ठीक है। जब उससे भी बड़े लेवल की बात हो जाती है तो उसको बायोम कहते हैं, और जब उससे भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, ये नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पहले तो इकोसिस्टम की भी परिभाषा पूछी गई है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा जरूर आप याद रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। ये क्वेश्चन आता है कि भैया जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा टांसले। टांसले ऑप्शन आता है, पूरा नाम भी अगर आ गया तो याद रखिएगा सर आर्थर जी टांसले, ठीक है। तो टांसले नाम लिख के आता है ऑप्शन में कि हाँ पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो टांसले जी ने दिया था। कौन से साल में दिया था ये भी पूछा जाता है, तो 1935 में दिया था ये शब्द। अब देखिए, इकोसिस्टम मैंने आपको क्या बताया कि लाइट भी है ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, टेम्परेचर है, गर्मी है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। ए बायोटेक है, ए बायोटेक मतलब अजैव,
जैविक है, मतलब इनके अंदर जान नहीं है। जिसके अंदर जान नहीं होता है वो निर्जीव होता है या फिर अजैविक होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के हैं, कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेटा पहला कंपोनेंट मान लीजिए एबायोटिक हुआ, मतलब अजैविक, जिसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं पूरी दुनिया के। इनऑर्गेनिक में देखिए, अब इनऑर्गेनिक, अब यहाँ पे बेटा केमिस्ट्री है। ठीक है, मटेरियल्स पहले आएगा, सामग्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक को, ठीक है, जब तोड़ा जाता है बेटा, तो कार्बनिक यौगिक जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये मिलता है। अकार्बनिक यौगिक को जब तोड़ा जाता है तो कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकार्बनिक यौगिक क्या क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। अकार्बनिक यौगिक आप लोगों ने ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, ये केमिस्ट्री का है। और मैं उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों से मैं ये पूछना भी नहीं चाहूंगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि 13 सितंबर को एग्जाम है। आपको ये रटा होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, पानी हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, आयंस हो गए, या वेरियस मेटल्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये वो सारी चीजें, ठीक है, जो कि किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरत होते हैं, उन्हीं को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको तोड़ा जाता है बेटा, ठीक है, मतलब अकार्बनिक यौगिक को जब तोड़ा जाता है तो हमें कार्बनिक यौगिक मिलता है। याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में जरूर देखिएगा। अब दूसरी चीज होती है बेटा लंबाई, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। देखिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, ये होता है बेटा लैटिट्यूड, है ना, ये होता है लैटिट्यूड या फिर अक्षांश, और ये होता है लॉन्गिट्यूड यानी कि ऊंचाई। ठीक है, लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस होता है बेटा, याद रखिएगा, और ये तो लंबाई होती है, सी सरफेस से कितनी ऊंचाई है, ठीक है, सी सरफेस से, समुद्र के सरफेस से कितनी ऊंचाई होती है वो ऑल्टीट्यूड कहलाता है। और ये एंगुलर डिस्टेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो दिखाता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना मौसम बदल रहा है। ये सारी चीजें हमें लैटिट्यूड से या फिर अक्षांश से पता चलती हैं। देखिए, लैटिट्यूड हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एन एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये पोलर रीजन है अपना, ठीक है, ये मान लीजिए अपना ट्रॉपिकल रीजन है। लैटिट्यूड ये बता रहा है कि भैया ये जो पोलर रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, यहाँ पे बहुत ठंडा है। फिर जैसे जैसे वो नीचे आता है, सूरज की रोशनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ बेटा मैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब उत्तर से हम इक्वेटर की साइड आ रहे हैं, जब तब की बात कर रही हूँ। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सूरज की रोशनी भी पड़ना तेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ ही बर्फ रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, धीरे धीरे सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, वहां पे जानवर की जो प्रजातियां हैं वो चेंज हो जाती हैं, पेड़ों की प्रजातियां चेंज हो जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां चेंज हो जाती हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां चेंज हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे और बढ़ते, जितनी ज्यादा हमें सूरज की रोशनी मिलती है उतना ज्यादा हमारे यहाँ चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके के जानवर पाए जाएंगे, यहाँ पे अलग तरीके के जानवर पाए जाएंगे, है ना।
यहाँ पे अलग पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे अलग पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल देखा जाए तो हम नॉर्मल कपड़े में, कॉटन के कपड़े में इस टाइम हम घूम रहे हैं, यहाँ पे भैया हम जैकेट पहन के घूमेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ आम का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है। यहाँ पे आम का, पीपल का पेड़ नहीं होता है बेटा, यहाँ पे पाइन्स पाए जाएंगे क्योंकि ठंडा इलाका है। ठीक, तो सारी चीजें देखिए चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनके बाल ज्यादा घने नहीं होते हैं, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि जो लंबे बाल होते हैं वो बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे कि इनके शरीर में गर्माहट बनी रहे, जो ठंड का जो मौसम है उसको ये झेल सके। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे जब ठंड ही नहीं है तो शरीर पे इतने बाल भी नहीं होते हैं जानवरों के, ठीक है, तो छोटे छोटे बाल होता है। अगर ज्यादा बाल होंगे तो भाई ये गर्मी से बेहाल हो जाएंगे। ठीक, तो हर एक चीज बेटा चेंज हो जाती है टेम्परेचर पे। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? लैटिट्यूड। ओके, फ्रॉम, अब देखिए मैंने क्या बोला, सी लेवल से ऊंचाई नापना, ये जो होता है वो ऑल्टीट्यूड है। फ्रॉम सी लेवल टू हाईएस्ट पीक्स वाइल्ड लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल्टीट्यूड। नॉर्मल सी बात है बेटा। सी लेवल, अब देखें यहाँ पे भी सी लेवल पे हम हाइट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे तो टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे भी हाइट है बेटा, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ना सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा पेड़ पाया जा रहा है, यहाँ पे एकदम नुकीला पाया जाएगा पाइन्स, और इधर तो पेड़ ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, बहुत पेड़ पौधे भी चेंज हो जाते हैं, इनफैक्ट इंसान भी, अगर देखें इंसानों की आंखें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उनके ब्लड जो है वो उनके स्किन पे, जो ठंडे इलाके में लोग रहते हैं, ठीक है, उनके चेहरे देखें और जो हम लोग हैं हमारे चेहरे देखें, हमारे चेहरों में भी अंतर आ जाता है, हमारे रंग में भी अंतर आ जाता है बेटा। तो ये अंतर आ जाता है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड से। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जीवित। इसमें क्या है, हर एक चीज, जिस भी चीज में जान है बेटा उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ओके, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है उत्पादक और दूसरा होता है उपभोक्ता। अभी मैंने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में पहला ही मैंने पूछा था, जो पिछले साल बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि सही मैच बताइए, जिसका सही आंसर था बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर है जो कि मतलब जो लाशें होती हैं उनको खा के जो जिंदा रहता है, चीजें जो वो जो सड़ाता है उसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है उपभोक्ता और दूसरा होता है कंज्यूमर। मतलब एक होता है उत्पादक और दूसरा होता है उपभोक्ता, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब देखिए इधर प्राइमरी प्रोड्यूसर बेटा वो होता है जो अपना खाना खुद से बना लेता है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी उत्पादक मतलब प्रथम उत्पादक, ऑटोट्रॉफ, सेल्फ नरिशिंग, आत्मपोषित। आत्मपोषित मतलब जो खुद से खाना बना लेता है अपना, उसको आत्मपोषित कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे, वो सनलाइट, सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। कोई कोई एल्गी और बैक्टीरिया भी ऐसी हैं जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ हरे पौधे ही नहीं बल्कि कोई कोई ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है सर, जिस तरह ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये ऐसी एल्गी जो अपना खाना खुद बना लेती है। ठीक है, और कोई बैक्टीरिया भी होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है। अब देखिए, they synthesize carbohydrates from simple inorganic raw materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of synthesis for themselves and supply indirectly to other non-producers। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बात की जा रही है फोटोसिंथेसिस की। जो अपना खाना बेटा खुद से बनाता है, पौधा कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों मिलके सूरज की रोशनी में, एच न्यू मतलब सनलाइट होता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, एच न्यू यानी सनलाइट, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड
और पानी को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो देखा क्या जाता है कि क्या ये हमें देता है बेटा, ग्लूकोज। पौधों को क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हुआ, इनके लिए खाना हुआ। और पौधे क्या रिलीज करते हैं बेटा हवा में, ऑक्सीजन, है ना। तो क्या हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, CO2 और पानी को लेते हैं सूरज की रोशनी में और खाना अपना बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होता है, और पर्यावरण में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। मैंने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये क्या था अपना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट था, है ना, अकार्बनिक कंपोनेंट था। अकार्बनिक से ये कार्बनिक कंपोनेंट में बदल गया, अकार्बनिक से कार्बनिक कंपोनेंट में ये बदल गया। यही है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, इन टेरेस्ट्रियल सिस्टम, टेरेस्ट्रियल सिस्टम मतलब जमीन की बात हो रही है, ठीक है, जमीन। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन, एक्वेटिक यानी पानी की बात हो रही है। एक्वेटिक पानी होता है और टेरेस्ट्रियल अपना जमीन होता है, भूमि, ठीक है। तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली herbaceous and woody plants, while in aquatic ecosystem producers are various species of microscopic algae। बिल्कुल सही। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे बात बोली जा रही है कि बेटा कि जमीन पे हम जब देखते हैं, भूमि पे हम देखते हैं, तो जो ये आत्म पोषित होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो या तो घास फूस होते हैं या तो वुडी प्लांट्स होते हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है ना, जो पेड़ पौधे अपना खाना, घास फूस, ये सब अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन पानी में क्या होता है बेटा, एल्गी, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट नहीं होती है बेटा, ठीक, ये याद रखिएगा, यहाँ सनलाइट नहीं पाई जाती है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जमीन पे पाया जाता है पेड़ पौधे और घास, और पानी में पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स या माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जिसको हम बोल सकते हैं शैवाल है ये एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हुए पानी के, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये देखिए, अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स क्या होता है बेटा, उपभोक्ता, ठीक है। जो उत्पादक को खा के जिंदा रहता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है जो पेड़ पौधों को खा के जिंदा होता है, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी मान लीजिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता। जो इस शुद्ध शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्रथम उपभोक्ता को खा के जिंदा रहता है उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और जो इस द्वितीय उपभोक्ता को खा के जिंदा रहता है उसको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ये मान लीजिए ये है घास, घास को खाया हिरण ने, ठीक है, हिरण को खाया किसने, मान लीजिए शेर ने, ठीक है, हिरण को खाया शेर ने, शेर मर गया, मान लीजिए मरने वाला है, मान लीजिए, ठीक है, शेर को फिर कौन खाया, बताइए, बाज ने, ठीक है। जब ये बाज मर गया बेटा, अब ये मरने की बात हो रही है, जब ये बाज मर गया, जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो अब बाज को न शेर खा रहा है न हिरण खा रहा है, घास क्या ही करेगा, ठीक है। तो इस बाज को बेटा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं कवक, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब इसको खाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे घास को खाया हिरण ने,
हिरण ने खाया शेर, हिरण को खाया शेर ने, शेर मर गया, शेर को या फिर शेर मरने वाला है, वो हमला नहीं कर पा रहा है, एकदम अपने लास्ट फेज में है, तो क्या होता है, जो बाज है ना वो ना नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं फिर, तो ये बाज हो गया बेटा। ठीक, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सरल सा देती हूँ। मान लीजिए ये घास है, घास को खाया ग्रास हॉपर ने, जिसको कि टिड्डा कहते हैं शायद, टिड्डा, घास को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है। ग्रास हॉपर को खाया मेढक ने, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, घास हो गया उत्पादक, ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्रथम उपभोक्ता, टिड्डा जो है वो प्रथम उपभोक्ता हो गया, फिर मेढक जो है वो द्वितीय उपभोक्ता हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। फिर मेढक को खाया सांप ने, ठीक है, तो सांप क्या हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। फिर सांप को खाया चील ने, ठीक है, तो चील क्या हो गया, ये हो गया टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो एक ये भी एग्जाम्पल है कि घास जो है ये प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद से बनाती है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन घास को कौन खाया है, ग्रास हॉपर ने, जिसको टिड्डा कहते हैं। ग्रास हॉपर को मान लीजिए मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को चील ने खा लिया, ठीक है। ये है कंज्यूमर बेटा। अब यहाँ पे वही बात हो रही, कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। नॉर्मल सी बात है कि जो ये कंज्यूमर होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जिस तरह जो टिड्डा है वो घास पे डिपेंड है अपनी भूख मिटाने के लिए, ठीक है। मेढक जो है वो इस टिड्डे पे डिपेंड है अपनी भूख मिटाने के लिए, ये बात है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। डिवाइडेड इंटू माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पे जो उपभोक्ता होते हैं बड़े वाले, उनको मैक्रो कहते हैं, और जो छोटे लेवल पे होते हैं उनको माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो यानी बड़ा। दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। वे पौधे या जानवर या दोनों पर फीड करते हैं और उनके खाद्य स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो घास को खाता है बेटा, ठीक है, गाय, बकरी, भैंस, हिरण, ठीक है, रैबिट, ये सारे लोग क्या होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। जो लोग घास को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं या फिर शाकाहारी होते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा के जिंदा रहता है, जिस तरह टिड्डा को खा के मेढक जिंदा रहा, यहाँ पे वही बात हो रही। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे भेड़ियों पर फीड करते हैं, ये एग्जाम्पल है जैसे भेड़िया, ठीक है। फिर आता है बेटा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं बेटा, जो इंसान मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं तो वेजिटेरियन हूं, ठीक है, मैं बेटा नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं घास फूस खाने वाले इंसान हूँ, लेकिन बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब साग भी खाते हैं, ठीक है, और चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि नहीं वो बस मतलब बस घास ही घास खाते हैं, जैसे कि गाय बकरी हो गई, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं जैसे कि शेर हो गया, है ना। तो इंसान ऐसी चीज है बेटा, ऐसा ब्रीड है जो दोनों चीजें खाता है, घास भी मतलब साग भी, हरी सब्जियां भी खाता है, फल फूल भी खाता है और मीट भी खाता है। उसी तरीके से बंदर भी होता है। आपने देखा होगा कि बंदर जो है पेड़ों पे बैठे रहते हैं, कभी कभी लगता है क्या खा रहा है, वो चींटियां खाता है बेटा, तो चींटियां भी नॉन वेज में ही आ जाती हैं, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर फीड करते हैं, जैसे कि सर्वाहारी जीव हैं जो पौधों, सर्वाहारी जीव इनको बोला जाता है ओमनिवोर्स, जो पौधों और जानवर दोनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आदमी और बंदर।
समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन बेटा? बताइएगा। देखिए 2 लेक्चर के बराबर मैंने आज 1 लेक्चर लिया है। थोड़ा-सा आप लोगों को बेटा एनवायरनमेंट कभी पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा धीरे-धीरे। बताइए आगे कंटिन्यू करूं या फिर कल अब यहाँ से क्लास लूं? कोई डाउट? पहले तो बताइए कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आ रहा है एनवायरनमेंट, पर्यावरण समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग के बेटा ये जो 2-3 लेक्चर्स है ना, उससे आपके एनवायरनमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। ओके ओके, थैंक यू बेटा। तो क्लास अभी कंटिन्यू करूं या फिर कल लूं अब? ओके ओके, चलिए अब मैं कल कराती हूँ। 1.5 घंटे आज हो गए हैं, बाकी मैं कल कराती हूँ। कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिएगा बेझिझक। इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बाकी माइक्रो से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चल, थैंक यू सो मच बेटा।